गजेंद्र जी नमस्कार आपको। ठीक है नमस्कार। आप? गजेंद्र जी सबसे पहले तो आपको इसी नेट हिस्ट्री 2022 में चेयर अप करने का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। तो सबसे पहले देखो गजेंद्र जी, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ना सबसे पहले आप अपने बारे में पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि देखो आपके बारे में मीडिया में भी खबरें चल रही हैं। ठीक है? तो पूरा जो है बताइए, विस्तार से, आराम से बताइए। सर, मेरा नाम गजेंद्र नारायण है जी और हम ऐसे बेसिकली बिहार के औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। जी जी अभी हम वर्तमान में दिल्ली सरकार के स्कूल में माध्यमिक शिक्षक हैं एज ए टीजीटी। जी जी हमारी यहाँ पे 2014 में हुई है बीएसएसबी के थ्रू। जी जी और हम यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर है, तो हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो डिफरेंटली एबल है। जी 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 और अपने बारे में जहाँ तक बताने का है तो हमारी शादी फरवरी 2016 में हुई, यानी नौकरी लगने के 2 साल बाद। जी जी। हम्म, अब एक इत्तेफाक कहा जाए कि आफ्टर मैरिज 2017 अक्टूबर से समस्याएं आनी शुरू हो गई। हालांकि यहाँ नौकरी लगने से पहले हम भी कई जगह नौकरी कर चुके थे। हम झारखंड में जॉब किए थे डायरेक्ट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट जी 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 लेक्चरर का। और उसी दौरान हमारा सिलेक्शन रेलवे में भी हुआ था, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम जी जी। साइंटिस्ट में, जेडब्ल्यू में। लेकिन फाइनली हमने ज्वाइन किया था दिल्ली की जॉब, दिल्ली गवर्नमेंट बात में है, एज ए बढ़िया टीजीटी। जी, बढ़िया। इसी दौरान हमारी शादी हुई 2 साल बाद नौकरी के। और शादी के बाद एक्चुअल में हमारे क्या थे, हमारे जो फादर इन लॉ हुए ना, वो माओइस्ट लीडर थे। जी और ये चीजें हमें पहले नहीं पता थी कि हमारे जिससे शादी हो रही है, क्योंकि हमारी वाइफ थी वो बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में रह के पढ़ाई कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो माओइस्ट लीडर हैं। लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद हम कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते थे। यानी कि हिंदी में कहें तो जो आपके ससुर हैं वो जो है, तो बड़े कुख्यात जो है। हाँ, हाँ, यस। थोड़ा हिंदी में बताओ, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी है। हाँ, 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 नहीं, हिंदी वाले बच्चे के लिए मैं बता दूं कि वो उनका नाम जानते होंगे, वो संदीप यादव उनका नाम है था। अभी तो डेथ कर गए हो और वो उस दुनिया में नहीं रहे। हम उस समय जेल में ही थे। जी तो मुझे थ्रू मीडिया पता चला कि उनका देहांत हो गया है। तो अब शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद मुझे फिर परेशानी हो गई, मतलब पुलिस प्रशासन काफी परेशान करने लगा, आईबी वाले परेशान करने लगे, हमारे यहाँ का जो पुलिस था वो परेशान करने लगा। कई बार दिल्ली पुलिस के, दिल्ली क्राइम ब्रांच के भी लोग हमारे पास आए। और जी। सबका एक ही मोटिव था कि आप उनको सरेंडर करवाइए। तो हमने अच्छा। क्षमता जाहिर किया कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हमसे संभव भी नहीं है। अगला आदमी कौन से मूवमेंट में है ना, हमसे कभी मुलाकात हुई है ना कभी बात हुई है, तो हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी फिर बार बार उन्होंने मुझे परेशान किया और एक गलत एलिगेशन लगा करके हम पे मात्र 11,38,000 रुपए का एलिगेशन है सर। और जबकि हमारी सैलरी उस समय जब हम पे आरोप तय किया गया था, लगभग उसमें 10 लाख के आसपास ईयरली सैलरी थी। जी और उससे पहले मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो उसमें हमने टोटल देखा कि 35 से 36 लाख रुपए हमारी टोटल इनकम थी जब हम पे केस हुआ था। लेकिन उसके बाद हम ईडी के पास गए, उसके ऑफिस में गए, हमने सारा स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट देने के बाद मुझे बताया गया कि जाइए आपका केस यहीं से खत्म हो जाए। हम भी जाकर के निश्चित होकर नौकरी करने लगे। उस समय हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था, क्योंकि जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद अच्छा खासा सैलरी था यहाँ पे, जी लगभग जी 85-90 हजार। तो लगा कि अब क्या करना है, अच्छी खासी जॉब है, दिल्ली में रहना है। हमने जी पढ़ाई छोड़ दिया। अब हुआ ये, जब केस में फंस गए तो ईडी वाले बार बार मुझे 100 कॉल नोटिस, कभी वो लेटर कभी वो लेटर। और अंततः कोर्ट में चार्जशीट कर दिए। कोर्ट से समन आता है, उसके बाद बिलेबल वारंट आता है, वारंट आता है। और हम नौकरी करते हुए इतने परेशान हो गए सर कि घर पे आए तो पता चले कि पुलिस आई थी वारंट लेकर के। हम थाने में गए। थाने में गए तो थाने वालों ने बताया कि भाई आपका अरेस्टिंग वारंट है, आपको अरेस्ट किया जाए।
जी। अब जब मैं अचानक सुना कि भाई, तो मुझे मेरे मतलब मैं बताऊँ सर कि ज़मीन से पैर खिसक गया कि भाई अचानक क्या हो गया मेरे साथ? जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ़ 11 लाख रुपए का एलिगेशन है लगभग, और हमने हर चीज़ को स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे, वेरीफ़ाई किया था कि हमारे पास 11 लाख रुपए कहाँ से आए। सर, उसमें हमारी टोटल इनकम जो थी, वो 36 लाख रुपए की थी। इसमें से हमने मात्र 10,68,000 रुपए का एक फ्लैट दिल्ली में बुक किया था, वो भी एडवांस पेमेंट किया था, हमें फ्लैट मिला नहीं है। तो एलिगेशन बना करके उन्होंने आरोप लगाया कि ये पैसा आपके ससुर के द्वारा दिया गया है। जी, जी। जबकि सर सच्चाई ये था कि ससुर ने मुझे एक पैसा नहीं दिया, और ना मैं उनसे कभी माँगा। जब मुझे पता चला कि इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हैं, तो हम ऑलरेडी उनके फैमिली से दूरी बना लिए। लेकिन हमें सिर्फ़ उनको अरेस्ट करने के लिए, आत्मसमर्पण करवाने के लिए एक बलि का बकरा बनाया गया, एक हथियार के रूप में यूज़ किया गया। हम अपना बात कोर्ट में भी रखे, कोर्ट ने भी हमारी बात को नहीं सुनी। जी, जी। अंततः मुझे, क्योंकि मैं नौकरी में था और दिल्ली में रहते हुए मैं काफ़ी परेशान हो गया था, तो मैं जाकर के 13 जनवरी 2020 को मैं आत्मसमर्पण कोर्ट समझ कर, कोर्ट में हमने अपनी बातें रखी, हम अपने वकील के माध्यम से सारा बात को रखे, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमें उस समय ज़मानत नहीं दी और जी। हमें जेल भेज दिया। आप कल्पना नहीं करोगे सर, उस समय स्थिति ऐसी थी हमारी कि जब मैं कटघरे में खड़ा था और जब मुझे हथकड़ी लगाया जा रहा था, तो आप कल्पना कर सकते हो सर कि एक शिक्षा की जो एक अच्छा खासा लाइफ जी रहा हो, राष्ट्रीय राजधानी में रह रहा हो, और वो जब समर्पण करने गया हो, अचानक उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी जाए और एक जाकर के थाने के मतलब हाजत में, कोर्ट के हाजत में बंद कर दिया जाए, जहाँ पे चोर डकैत बदमाश सब रहते हैं। मतलब हालत ऐसी थी, मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। के बाद फिर रात को 8 बजे बस में बैठा करके मुझे जेल ले जाया गया, और जेल में एक ऐसी जगह पे शुरुआत दिन रखा गया, जहाँ पे मच्छर इतनी थी कि अगर उन्हें बस चलता तो उठा करके हमें जेल से बाहर निकाल देते। तो सर फिर धीरे-धीरे बीतता गया वहाँ पे। शुरुआती 1 साल में सर हम इतना डिप्रेशन में चले गए कि हमें लगा कि मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन फिर 1 साल बीता, 1 साल के बाद फिर धीरे-धीरे हम खुद सेल्फ काउंसलिंग किए। लाइब्रेरी वहाँ थी, एक अच्छी लाइब्रेरी थी। हमने मोटिवेशनल किताब पढ़ा। तो वहाँ तो सर डिजिटल सिस्टम उपलब्ध नहीं थे, हम यूट्यूब पे नहीं देख सकते थे। कोई वहाँ मनोरंजन का साधन नहीं था। प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे हम। लेकिन सर एक वार्ड में 45 से 50 लोग रहते हैं, और वहाँ खाने की स्थिति इतनी बुरी थी कि सर आप खाना देख करके हमें लगता है कि सर शायद आप खा पाओगे। शुरुआती साल में इतना डिप्रेशन में चला गया सर कि लगा कि मैं अपने आप को समाप्त करूँ। फिर धीरे-धीरे फिर हमें लगा कि भाई परिस्थिति का रोना रोने से बेहतर है, क्यों ना कुछ ऐसा एक मिसाल कायम किया जाए। हम एक समाज में एक उदाहरण बने। और इसी दौरान सर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 35 साल का लड़का सुसाइड कर दिया, और बिल्कुल। मैं उसके डेड बॉडी को देखा, तो देखने के बाद मैं अंदर से हिल गया। फिर मुझे लगा कि यार कुछ भी हो, मैं सुसाइड नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने वार्ड चेंज किया वहाँ, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू की। अ, बहुत सारे किताब हमने मँगवाए, जेल में ही। लगभग सर 7 से 8 घंटे मैं प्रयास करता था, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करूँ। इसके बावजूद सर वहाँ काफ़ी बाधाएँ थी। अब प्रत्येक सप्ताह मुझे कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जाता था। सर इस बस में बैठने की क्षमता 35 से 40 लोगों की थी, उसमें 75 से 80 लोगों को बैठाया जाता था। मतलब उस तरह से जानवर को भी नहीं बैठाया जाता है सर। जी। मतलब आप समझ सकते हो कि ठंडी के दिनों में सर इतनी पसीना चलता था कि ऐसा लगता था कि शायद हे भगवान, मैंने कौन ऐसी गलती की कि मेरे साथ। फिर मैंने वहाँ सर प्रीवियस नॉलेज काम आया, फिर मैंने किताबें मँगाई। आधुनिक भारत की सर जो किताब थी, मैंने बिपिन चंद्र सर का मँगाया। मिडाइवल हिस्ट्री मैंने मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र सर का मँगवाया। एनिसेंट हिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी के 12th क्लास की किताब मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, मैंने तीनों स्टडी किया। एक सर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किताब आती है यूनिक प्रकाशन की। जी, जी। मैंने एक हमारे वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी अंदर आ गए थे, तो वो बीपीएससी की तैयारी के लिए हम उनको मोटिवेट किए। तो किताब मँगाए थे यूनिक प्रकाशन का। इतनी मोटी? इतनी मोटी बुक आती है यूनिक की? हाँ, 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 हाँ।
मंगाए थे 7 सर, तो चुप में क्या था ना कि 7 मैंने किलो काफ़ी की। मोटी किताब थी। मैंने तो पढ़ी है, 7 किलो की किताब है वो। हाँ, 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 हाँ। तो सर वो किताब मँगाए और वो किताब वो तो पढ़ नहीं पाए, उनका किताब मैं ही पढ़ा और मैं रख लिया, उनका ज़मानत हो गया, वो चले गए। उनकी किताब को मैं रख लिया और उस किताब को मैंने पूरी 2 बार पढ़ा सर। और सर उसमें मैं एक किरण प्रकाशन की किताब आती है यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व। मैं पूरे 2005 से लेकर के 2021 तक का हुआ क्वेश्चन था जी। और उसमें विथ आंसर थे प्लस बहुत बढ़िया निष्कर्ष दिया हुआ था सर। उस किताब को सर मैंने बताऊं अगर दिखाऊंगा तो कि पूरा कलर कर दिया और लगभग 3 से 4 बार। मतलब सर मेरे अंदर एक ऐसा जुनून उत्पन्न हुआ कि प्रशासन ने मेरे साथ जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन मैं एक मिसाल कायम करूंगा और मैं जेआरएफ लेकर आऊंगा। कई लोगों ने मुझे बताया कि यार गजेंद्र तुम कैसे पढ़ाई कर लेते हो, कैसे यहाँ कंसंट्रेट कर लेते हो, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले जो और मित्र थे, तो मैंने बताया कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम परिस्थितियों का रोना रोएंगे कि हमारे पास ये परिस्थिति है, हम माहौल नहीं है, यहाँ एनवायरमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही हमने बात सर जी जान से मेहनत की और पूरा संकल्प लिया कि मैं या तो जेल में रहूं या जेल से बाहर निकलूं, मुझे जेआरएफ निकालना है और जेआरएफ निकाल करके मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे ज्वाइन करना है। जी, है। यस सर। और जैसे ही हम बाहर आया, मैं 22 सितंबर 2022 बाहर आया और लगभग 15 दिन बाद 10 अक्टूबर को हमारी एग्जाम थी, 15 18 20 दिन बाद। जी, जी। 10 अक्टूबर को हमारा एग्जाम था। 10 तारीख को था। एग्जाम हमारा सर फर्स्ट शिफ्ट में था। जी, जी। गए एग्जाम बैठे और क्वेश्चन देखे, मतलब मजा आ गया सर और बहुत अच्छा एग्जाम गया सर हमारा। एग्जाम देके निकले तो हम गए पापा से मिले, पापा को बोले कि पापा मतलब एग्जाम अच्छा गया और उम्मीद है कि जेआरएफ हो जाए। जी, जी। और इसी दौरान सर एग्जाम से पहले हम जब बाहर आए, मेरे पास में करीब 22 दिन जो समय था ना, जी। तो उसमें हम यूट्यूब का सहारा लिया सर। यूट्यूब पे सर हम सबसे पहले देखे हम जेबी पॉइंट का आपका, तो मुझे लगा कि यार सब तो बहुत बढ़िया कन्विंस कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्यों ना एक बार हम सर आपका वीडियो हम मतलब एक रिवाइज के रूप में देख लें। तो आपका वीडियो देखे सर तो बहुत अच्छा लगा और कुछ चीजें थी जो हम जहाँ कंफ्यूजन था हमारा, तो आपके वीडियो को देखने के बाद वहाँ कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ। तो हमें सर थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि शायद अगर हमें अंदर में मिल गया होता है सिस्टम यूट्यूब का, तो हम स्टडी जो जेबी पॉइंट है सर आपका चैनल हम पूरा देख पाते और देखने के बाद हो सकता है कि सर हमारा स्कोर और बढ़िया होता। तो भाई आपकी कहानी तो बहुत ट्विस्ट है आपकी कहानी में है। देखो, जो कहानी आपने बताई है बच्चों के लिए, देखो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीव सजीव हमारे साथ में व्यतीत हो रहा हो। आपके साथ में तो देखो हकीकत में हुआ है, आपने तो क्या कितना कष्ट झेले हैं, इतना जुनून, उत्साह, लगन के साथ में पढ़े हैं आप। भाई काबिल तारीफ है। मैं देव कुमार सर एक चीज बताना चाहता हूँ कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं सर कि जब लाइब्रेरी में हम 8 बजे से 12 बजे तक सुबह में हम जाके पढ़ाई करते थे, जब 12 बजे वापस हम अपने वार्ड में आते थे सर, तो खाना देखने के बाद आंख से आंसू निकलता था सर। आज मैं बोल करके सिहर जा रहा हूँ। मतलब ऐसी स्थिति थी, मतलब जो आप साधारण जो खाना खाते हो सर, चावल दाल रोटी, मतलब चावल की वो बदबू की सर मतलब मुंह नहीं ले जाया जा सकता। मैंने वो दिन सर शायद भगवान ने करे लाइफ में किसी का है, लेकिन वो दिन मतलब सर हम खाना नहीं खा पाते सर, किसी तरह से खा करके अपने आप को मतलब कि जिंदा रहे बस। 12 बजे आए, 12 बजे वहां गिनती होती थी, तो भगवान ने करे कोई जेल जाए। हम जो गए वहां सिस्टम देखे, हम 12:30 बजे काउंटिंग होती थी, तो वही सिपाही आया, सबको गिनती किया, काउंट किया, दरवाजा बंद कर दिया। 2:30 बजे फिर लाइब्रेरी खुलती थी, 2:30 से 5 फिर मैं लाइब्रेरी गया, वहां पढ़ाई किया। जी। 5 बजे हम वापस वार्ड में आते थे। वार्ड में आने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किए, नाश्ता जो घर से मंगाते थे सूखा वगैरह, सूखा रुखा था। के बाद सर हम वहां पे वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करने से होता ही है सर ना कि हम जो बॉडी से पसीना वगैरह निकलता है तो तनाव नहीं होता है सर। डिप्रेशन को दूर करने के लिए और मन में जो तनाव होता था ना, क्योंकि हमें लगता है कि कई बार हम डिप्रेस्ड हो जाते थे, वहां पे योग करना, रनिंग करना जी। और सुबह शाम टहलना, हम टहलना मजबूरी थी मेरी। जिस दिन मैं नहीं टहलता था तो बहुत तनाव में और सर में दर्द हो जाता था।
और हम इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि सर मतलब जिस दिन ना टहले ना तो रात की स्थिति पूरी हो जाती थी कि नींद तक नहीं आती। फिर इंसान को कुछ भी हो कम से कम खाना अगर ढंग से भी 4-5 रोटी मिल जाए तो सही बात है। आदमी ना ले। लेकिन सर वो पढ़ाई का जो था ना मतलब जी। 10 से 11 बजे रात तक मतलब पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। तो मैं वो जारी रखा सर। गजेंद्र जी, अब आपने 2-3 सवाल तो बिना बताए बोल दिए बिना पूछे ही। अब एक सवाल और भाई बड़ा वो है कि देखो, नेट का जो एग्जाम है वो एक सब्जेक्ट में टॉप 6% बच्चे पास होते हैं, सभी यस कैटेगरी के सर, मिलाकर, ठीक है। यस सर, यस सर। देखो, 94% बच्चे उसमें फेल होते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखो, आप एक खुद मिसाल हैं सबके लिए। देखो, आपके मुंह से निकला एक शब्द उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। तो देखो, जो बच्चे फेल हुए हैं और उनमें निराशा, असफलता होने की निराशा है, और देखो वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने मेहनत करने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो, उनके लिए कुछ ऐसे शब्द को बोलिए, कुछ ऐसा संदेश दिए दीजिए उनको कि भाई वो भी आपकी तरह, देखो आप तो जेल के अंदर रहकर आपने इतनी तैयारी की, इतने लगन से तैयारी की, तो जेल में भी नहीं है, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा घर में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फेल हो गए। तो उनके बारे में कुछ उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो उठ खड़े हों और अगले एग्जाम में जीआरएफ कर पाए। मैं बताना चाहता हूँ सर हम उन भाइयों को, उन मित्रों को जो हमारे भाई-बहन एग्ज़ाम दिए हों और जिनका इस बार नेट जेआरएफ नहीं हुआ हो, तो बिल्कुल भी निराश नहीं हों और हमें लगता है कि अगर दोबारा फिर से मेहनत किया जाए और ये सोचा जाए सर कि आपके पास यहाँ पे परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है, जी। परिस्थितियाँ अनुकूल है। ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, दृढ़ जी। संकल्प के साथ। अपने आप को संकल्प ले लीजिए कि हमें इस बार जेआरएफ लेके रहना है और हमें लगता है सर कि 6 से 7 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है जेआरएफ निकालने के लिए। जी। 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 अगर चाहें अब एक संकल्प लें कि हमें ये चीज़ करना ही करना है, तो मैं कुछ किताब का नाम बता रहा हूँ और सर आप तो कहना ही सर आपका तो खुद का किताब है सर, किताब तो बेमिसाल है सर। अगर बच्चे वो किताब अगर पढ़ लें, उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें, तो क्या मजाल है सर जेआरएफ तो होना ही होना है। बस मेरा संदेश उन बच्चों को है, बिल्कुल भी आप निराश ना हों। असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसे स्वीकार करो तुम जी। और क्या कमी रह गई है, उसे स्वीकार करो तुम। बिल्कुल, आप लगे रहिए और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। आपके पास परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल है। आप घर में हैं, परिवार के साथ हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, आपके पास 24 आवर है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं और आप में वो एक असीम क्षमता है करने की। बस ज़रूरत है उसका उपयोग करने की। आप उपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूरत है मेहनत करने की। और ये नहीं कि भाई एनवायरनमेंट नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है दोस्त। और ये जो यूजीसी नेट जेईई की एग्ज़ाम है ना, मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 घंटे पढ़िए और प्रीवियस ईयर का जो बुक है सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, उसको पढ़िए, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। पहले की तुलना में थोड़ा-सा यूजीसी नेट जेईई का क्वेश्चन का मोड चेंज हुआ है। हाई हाई हो गया है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल भी हाई हुआ है। तो मेहनत कीजिए और बिल्कुल सफलता मिलेगी। और ये बहाना नहीं चलना चाहिए कि भाई हम ये नहीं वो नहीं फलना चिल्ला, मेहनत की जरूरत है भाई। बस एकदम इच्छा शक्ति रखिए ना, एकदम मोटिवेट हो जाइए पूरी तरह से और मेहनत कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। गजेंद्र जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हार नहीं हो। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है, एक मोटिवेशन वीडियो बनाई बच्चों के लिए, कल सुबह 10 बजे आएगी। बहुत सारे थॉट मैंने बताए हैं बच्चों को। देखो भाई, देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, गजेंद्र जी ने भी जैसे बताया कि देखो उन्होंने खुद अपना अनुभव शेयर किया है आप लोगों के सामने। देखो, आप भी जो है वीरेंद्र सर की बातों को मानकर फॉलो कीजिए। देखो, ये तो जेल में थे तब तैयारी की, आप तो सब चीज आपके पास में है दोस्तों। देखो, इनसे प्रेरणा लीजिए, बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं आपके लिए ये। देखो कि आप भाई इनसे प्रेरणा लीजिए और लग जाइए तन और मन से। और देखो, कहते हैं ना कि भाई, अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।
हाँ लीजिए, करना है तो करना है। देखो यस सर। 94% फेल बेशक हुए हैं, और देखो जो बच्चे रह गए हैं ना वो 99% पास हैं, 1% की वजह से फेल हुए हैं। अब की बार उनको केवल 1% मेहनत करनी है। मैं सर बताना चाहूंगा कि लगभग 71,000 बच्चों ने इस बार यूजीसी नेट जीआरएफ का हिस्ट्री से फॉर्म भरा था, जी जी जिसमें 41,000 बच्चे अपियर हुए। जी, सही जो बात। 41,000 बच्चे अपियर हुए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने डेली दिखाया, उन्होंने जी एग्जाम में बैठा। अरे सफलता और असफलता तो लगी रहती है, इस बार असफल हुए, अगली बार सफल हो जाएंगे। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, और जी इसी हिम्मत के साथ अगली बार उन्हें लग जाना है नई तैयारी में। और उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट मंथ में या हो सकता है जून वाले में वो बैठे हैं और बिल्कुल क्लियर करें। और सर जो एग्जाम में बैठे हैं, अपनी डरना क्या है? सही बात, डरना और, क्या है। और मेरा मानना है सर कि जिस तरह से आप गाइड करते हैं बच्चों को, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, जब क्लियर करवाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं पढ़ पाया सर आपसे। और मैं आपसे मिलना चाहूंगा सर, और बहुत बढ़िया लगा। और मैं चैनल बेशक हमारा जीआरएफ हो गया है, हम आपसे पीएचडी में भी सर आपसे एज ए गाइडेंस आपसे मैं गाइड लूंगा, बिल्कुल और आपका बिल्कुल सलाह सर मुझे स्वीकार्य है। और मैं जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी सर मैं आपको याद करूँ। बिल्कुल गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे सलाह कीजिए। देखो चिंता न करो किसी भी बात में, मैं फुल, देखो आपकी नहीं, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। क्योंकि देखो जहां से मैं निकला हूँ ना मैं अकेला चल रहा हूँ तो यार मैं सोचता हूँ यार, मुझे इतनी तकलीफ हुई है यहाँ तक पहुंचने में। यार जिनके पास में मुझ जैसा बच्चे होंगे जो, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी मुझ यस जैसे सर। बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि भाई चलो मैं तो आ गया, जैसे तैसे आया हूँ यहाँ पर। जो बच्चे अभी स्टार्ट है ना, तो उनको थोड़ा हेल्प की जाए। यस सर। देखो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने वो दिया, इंटरव्यू दिया, एग्जाम तो पास कर दिया मैंने। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इंटरव्यू में क्या होगा। और वहां बैठे जो उपेंद्र कौर जी है ना, उपेंद्र का डॉक्टर उपेंद्र कौर, जिनकी बुक पढ़ते हैं हम, वो हमारे सामने वो पूछ रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लड़की है वो। हाँ प्रधानमंत्री थे ना वो। 8 हाँ। प्रोफेसर हमारे सामने बैठे, हमसे पूछ रहे कहाँ है आपकी सिनॉप्सिस। मैंने बोला यार ये क्या सिनॉप्सिस, क्या मैं लिख के तो लाया नहीं था, मैंने हैंड टू हैंड बनाई थी 8 पेज की, हाथ से। बोला आपको पता नहीं था? मैं बोला मैडम मुझे तो पता नहीं था, मैं तो देखो गांव देहात का आदमी हूँ। मैं तो ये कहते हैं ना कि बिना गाइडेंस के आदमी चलता है ना, थोड़ा दिक्कतें आती हैं उसके साथ में। यस सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी बच्चा मुझसे अगर कांटेक्ट करे ना, मैंने कह दिया कि भाई मुझसे कौन कौन दोस्ती करना चाहता है मैंने कह दिया कौन कौन दोस्ती करना चाहता है मुझसे। मैं नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया सबको, भाई देखो संपर्क कीजिए। मैं देखो पढ़ाता बेशक हूँ कोचिंग, मैं ये नहीं कहता कुछ, आप मेरे कोचिंग में ज्वाइन हो जाइए। यार देखो बात करने से बहुत सारी समस्या का समाधान होता है। घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा जी। भाई अपना अपनी दोस्त ना नेटवर्क को बढ़ाइए, बातों से बात बनती है, समस्या का समाधान निकलता है। मैं सर मैं एक आपको कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे सफल हुए हैं, या मैं उन्हें सफल नहीं मानता हूँ। जी अगर वो अपने आप को खुद को सफल मानते हैं तो मैं उन्हें एक बार फिर से कहानी बताना चाहता हूँ। भाई आप असफल नहीं हो, आपने वो हिम्मत दिखाई, आप एग्जाम में बैठे। जी जी अब मैं एक बता रहा हूँ, अब मैं जेल में था, हमारा हमसे छोटा भाई वो बिहार में प्राइमरी शिक्षक है, वो नेट का एग्जाम इसी पर बैठा था वो। मैं बता रहा हूँ कि सर हम जेल से बाहर आने के बाद हम कंटिन्यू पढ़ाई यहाँ पे जारी रखे, जो भी टाइम मिला मुझे एग्जाम में मैं बैठा, मैंने क्वालिफाई किया, जबकि मेरा भाई बाहर में ही था। उन्होंने एग्जाम नहीं देने गया, और वो ये कह के देने नहीं गया कि इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत भारी होता है, मतलब ऐसा है कि यूपीएससी के लेवल का एग्जाम होता है। उससे भी टफ होता है। हाँ, तो अब ये बताना चाह रहा हूँ सर कि मतलब अब असफल मैं उसे मानूंगा कि वो हिम्मत ही हार गया। सही बात है। जो भाई एग्जाम में बैठे हो तो फिर वो तो सफल है भाई, उन्होंने तो हिम्मत दिखाई। अगर ये असफल मानेंगे खुद को, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, जो गया ही नहीं, जो हिम्मत ही नहीं दिखाया। सही बात है, सही है। तो वो भाई भी सफल है, और हम मतलब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो भी एज ए जीआरएफ के रूप में क्वालिफाई होंगे।
और आई होप सर आपके गाइडेंस में अगर बच्चे रहेंगे तो उम्मीद हमें पूरी है कि सर वो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो गजेंद्र जी, तो अब हम अपना जेबी स्टडी पॉइंट परिवार से और जो भी हमारे कोर्स में स्टूडेंट हैं और बाहर के जो भी सुन रहे हैं बच्चे बिना कोर्स के, उन सभी की तरफ से मैं आशा करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप जो है अपने इस ज्ञान का प्रसार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर पूरे बच्चों को और समाज को एक नई दिशा और देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आशा और उम्मीद है बहुत जल्दी आप प्रोफेसर बन जाएं, ठीक है। और यस जो सर, भी थैंक यू सर। जो भी आपके साथ में जो इंसिडेंट घटा है तो भूलते हुए एक नई जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे और एक नई समाज का नई दिशा देंगे बच्चों को, ताकि वो भी आपसे प्रेरणा लेकर जो है नेट जरब कर सकें और आपकी जिंदगी से कुछ प्रेरणा ले सकें, ताकि कोई ऐसी घटना हो उनके साथ में ना घटे। यस, थैंक यू। तो देखो आपके अ, आपको एक बार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आपने देखो इतनी कठिन परिस्थिति में रहकर भी आपने जेआरएफ किया और आपने समय दिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो देखो आपसे बच्चे बहुत प्रेरणा लेंगे, बहुत दूर तक आपकी आवाज जाएगी, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक आपकी आवाज बुलंद रहेगी। और मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक जेल जीवन पे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक जेल जीवन की, जेल की क्या जीवन होती है और कैसे लोग रहते हैं वहां। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान चला जाए वहां पे, चलो होता है कैसा ना, कुछ लोग भावावेश आकर के जाने अनजाने में गलती हो जाती है। जी जी। मेरा मैटर तो अलग था, मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया था और ये फंसाने वाले भी बता रहे थे कि भाई आपके साथ साजिश की जा रही है भाई अगला आदमी को यूज करने की। तो हम चाहते हैं सर कि एक मतलब एक कैसे होती है जेल की लाइफ, तो कैसे वहां लोग रहते हैं, तो भी एक वीडियो बनाया जाए। और थैंक यू सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इसी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर।